नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और स्वागत है आप सभी का आरके सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की द हिंदू न्यूज़पेपर की हम एडिटोरियल वाले इस सेक्शन के साथ में। पहला जो एडिटोरियल डिस्कस करने वाले हैं, हम वेटलैंड से रिलेटेड चर्चा करेंगे। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए, वेटलैंड्स को लेकर के सरकार थोड़ी सी जागरूक हुई है, कोर्ट सामने आई है इनको बचाने के लिए, इसलिए वेटलैंड्स न्यूज़ में रहे हैं। इसके अलावा लोगों को जागरूक करने के लिए कि कैसे करके वेटलैंड्स, नम भूमि हमारी पर्यावरण का एक अभिन्न हिस्सा है, कितना इनका इम्पोर्टेंस है, कैसे करके हम इनको बचा सकते हैं, इसी चीज़ को रिमेंबर करने के लिए, देश दुनिया को जागरूक करने के लिए वेटलैंड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। हमको जो आंसर राइटिंग करना है उसकी लाइनें कुछ इस प्रकार से होने वाली हैं। कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द वेटलैंड्स हैव इमर्ज्ड एज ए चैलेंज एज दीज आर लिंक्ड टू अदर डेवलपमेंट इश्यूज। वेटलैंड्स का मैनेजमेंट हमको करना है, ठीक है। वेटलैंड का कंजर्वेशन हमको करना है, हमको इनको संरक्षित कैसे करके रखना है। दिक्कत वाली बात हो गई है कि यदि हम इनको संरक्षित करते हैं तो वहाँ पर कोई गतिविधि नहीं कर पाएंगे, मतलब हमारा विकास को रोकना पड़ेगा। लेकिन हम उस चीज़ को भी नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें बीच का रास्ता निकालने की ज़रूरत है कि हम कैसे करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे, क्योंकि वेटलैंड वाले एरिया में तेज़ी के साथ में अतिक्रमण बढ़ते जा रहा है। लोग यहाँ पर खेती बाड़ी करने लगे हैं, यहाँ के पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, यहाँ के जो जीव जंतु हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। और ये जो जगह है जो कभी पानी को एब्जॉर्व करके रखती है, कभी पानी को अपने से बाहर भी निकालने का काम करती है जब सूखा पड़ता है, तो इतनी इम्पोर्टेंट होती है ये नम भूमि, दलदल भूमि, ठीक है। इसलिए इनको कंजर्व करके रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। हाल फिलहाल में देखा जाए वेटलैंड्स न्यूज़ में क्यों रहे थे, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में स्वतः संज्ञान लिया गया है मेघालय हाई कोर्ट के द्वारा अभी रिसेंटली, ताकि मॉनिटर किया जा सके आप कौन कौन से कंजर्वेशन एफर्ट्स ले रहे हैं वेटलैंड्स को लेकर के इन द स्टेट, ब्रिंग द फोकस बैक ऑन दिस इम्पोर्टेंट इकोसिस्टम। मेघालय हाई कोर्ट की यहाँ पर बातचीत चल रही है, तो मेघालय वाले एरिया में जो वेटलैंड्स हैं उनको कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ की सरकार कितने प्रयास कर रही है, ऐसे करके किसी व्यक्ति ने जनहित याचिका लगाई है, उसी के ऊपर स्वतः संज्ञान लिया गया है, किसके द्वारा, मेघालय हाईकोर्ट के द्वारा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि जुडिशरी सामने आ रही है और नेचर को प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है। 1971 से हम लोग 2 फरवरी को ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे के तौर पर, और अब चूंकि 2 फरवरी निकल चुका है, फिर भी फरवरी के मंथ के हिसाब से हम लोग लेट हो गए हैं। ये चीज़ याद दिलाता था कि हमने इस दिन रामसर कन्वेंशन को एडॉप्ट किया था। इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि ये ट्रीटी वेटलैंड को कंजर्व करने की बात करती है, विच वाज साइन इन द ईरानियन सिटी ऑफ रामसर। ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भाई जब से इसकी स्थापना हुई है तब से ही हम वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। 2 फरवरी को हर साल मनाते हैं। नाम इसका रामसर इसलिए रखा गया है क्योंकि इसकी शुरुआत ही रामसर में हुई थी, जो कि ईरान की एक सिटी है। वहीं यदि हम बात कर लें, इस साल की जो थीम रही थी उसका नाम रखा गया है प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। हम सब लोगों के फ्यूचर के लिए हमें अपने वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। ये जो थीम हम देख रहे हैं, इट इज़ ए थीम दैट अप्रोप्रिएटली पोजिशन्ड वेटलैंड इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव। इस हिसाब से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से वेटलैंड्स को एकदम बढ़िया पोजीशन में रखे हैं। यही चीज़ ब्रॉडलैंड रिपोर्ट में भी हमको देखने को मिलती है, जिसका टाइटल रखा गया था आवर कॉमन फ्यूचर, एंड इसको पब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा 1987 में। अब हम बात कर लेते हैं वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट एक ग्रोइंग चैलेंज के तौर पर किस प्रकार से उभर रहा है। देखिए, वेटलैंड जो होते हैं ये मोस्ट बायोलॉजिकली डाइवर्स इकोसिस्टम माने जाते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा विविधता हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ से हमको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सर्विसेज मिल रही हैं, जैसे कि वाटर फिल्ट्रेशन, फ्लड कंट्रोल, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, मतलब कार्बन को ये सोखते हैं, हैबिटाट फॉर न्यूमरस स्पीसीज, बहुत सारे जीव जंतु एक से बढ़कर के एक यहाँ पर अपना घर बनाते हैं। फिर भी देखा जाए रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्री लगाई जा रही हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिसके चलते चलते इनकी संख्या तेज़ी के साथ में घट रही है। हाल फिलहाल में एक स्यू मोटो लिया गया है ऑन इट्स आउन मोशन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के ऊपर मेघालय हाई कोर्ट की तरफ से, जो कि हाईलाइट करता है कि हमें अर्जेंट
ज़रूरत है वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने की हमारे देश में। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि वेटलैंड्स आखिर होते क्या हैं। वेटलैंड वे एरिया हैं जिसमें पानी ने मिट्टी को पूरा कवर करके रखा है। इसका मतलब ये है वो नम भूमि वाला एरिया है, या फिर कवर करके नहीं रखा है ना, तो उससे जस्ट लगा हुआ एरिया जहाँ से झील चालू हो गई है, पानी चालू हो गया है, नहर, समुद्र, नदियाँ ये सब चालू हो गई हैं। जैसे कि नेचुरली चीज़ हो सकते हैं, लेक्स, रिवर, मैंग्रोव्स, पिटलैंड, ये सारी चीज़ें भी वेटलैंड्स के अंतर्गत आती हैं। आर्टिफिशियल पॉन्ड को भी इसी श्रेणी में रखा जाता है। राइस पैडीज ग्लोबली देखा जाए वेटलैंड कवर करता है 12.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को, मतलब अर्थ की सरफेस का 6% हिस्सा वेटलैंड से घिरा हुआ है। एंड ये प्रोवाइड करता है 40.6% ग्लोबल इकोसिस्टम सर्विसेज। आगे चल करते हम लोग वेटलैंड्स इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों हैं हमारे लिए। सबसे पहले इन्वायरमेंटल इम्पोर्टेंस इनका क्या है। बायोडाइवर्सिटी का ये हॉटस्पॉट माना जाता है। यहाँ पर बहुत सारे एनिमल की स्पीसीज़, थाउजेंड ऑफ प्लांट स्पीसीज़, इसमें माइग्रेटरी बर्ड्स भी आते हैं, इंडेंजर्ड स्पीसीज़ भी शामिल होती हैं। नेचुरल वाटर फिल्टर का काम करते हैं ये वेटलैंड प्योरीफाई करते हैं पानी को, ठीक है। इसमें पोल्यूटेंट को ट्रैप कर लेते हैं, फंसा लेते हैं अपने अंदर, चाहे वो कोई सेडिमेंट हो एंड कोई हैवी मेटल हो, और पानी को फिल्टर करके आगे जाने देते हैं। इस प्रकार से वेटलैंड नेचुरल वाटर फिल्टर के तौर पर काम करते हैं। तीसरे नंबर में आ जाता है कैसे करके फ्लड और ड्रॉट मिटिगेशन ये कर सकते हैं। जब बहुत ज़्यादा पानी होगा तो क्या करेंगे, पानी को ये सोखते हैं, ठीक है, और जब पानी की ज़रूरत पड़ती है तो अपने भीतर से ये पानी को निकालने का काम करते हैं। एंड रिलीज इट ड्यूरिंग ड्रॉट्स एक्टिंग एज ए नेचुरल बफर जोन के तौर पर ये काम करते हैं। इसके बाद कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के तौर पर भी काम करते हैं, मतलब जहाँ जहाँ जिस एरिया में है ये, वहाँ पर CO2 को बहुत ज़्यादा मात्रा में ये लोग एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। इससे क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के लिए हमको बहुत फ़ायदा होता है। सेकेंड नंबर पर इकोनॉमिक एंड सोशल इंपॉर्टेंस है इनका, जैसे कि लाइवलीहुड को सपोर्ट करते हैं। फिशिंग हो रहा है यहाँ पर, एग्रीकल्चर हो रही है, टूरिज्म का डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब एम्प्लॉयमेंट मिलियंस लोगों को ये प्रोवाइड कर रहे हैं। सेकेंड नंबर में आ जाता है कल्चरल एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस। बहुत सारे जो वेटलैंड्स होते हैं ये सैक्रेड साइट्स मानी जाती हैं, मतलब बहुत ही पवित्र जगह मानी जाती हैं। यहाँ पर आदिवासी लोग पूजा पाठ करते हैं एंड ये हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस भी रखते हैं। तीसरे नंबर में आ जाता है अर्बन ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। वेटलैंड इन्हेंस करते हैं अर्बन रेजिलेंस को बाय मैनेजिंग स्टॉर्म वाटर एंड रिड्यूसिंग द अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। इसका मतलब ये है ये शहरों को ठंडाई प्रोवाइड करने का काम करते हैं। अब हम चर्चा करते हैं वेटलैंड कंजर्वेशन। वेटलैंड को प्रोटेक्ट करना है तो इसके रास्ते में कौन कौन सी बाधाएं हमको देखने को मिलेंगी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बावजूद भी वेटलैंड फेस कर रहे हैं बहुत सारी थ्रेट्स को। इससे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिग्रेडेशन हमको देखने को मिल रहा है नम भूमि का, वेटलैंड्स का। जैसे कि टाइम के साथ साथ में इनकी संख्या तेजी के साथ में घटते जा रही है। हिस्टोरिकल डिक्लाइन हमको देखने को मिला था ऐतिहासिक रूप से, जैसे कि सन 1900 से यदि हम बात करें, लगभग 50% जो वर्ल्ड के वेटलैंड्स हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। 1970 से लेकर के 2015 के बीच में वेटलैंड सरफेस एरिया 35% डिक्लाइन हो गया है। 1900 से हम देखेंगे 50% ख़त्म हो चुके हैं। 1970 से 2015 के बीच में 35% वेटलैंड सरफेस एरिया ख़त्म हो गया है। वहीं यदि हम बात करें वेटलैंड एक्सटेंट ट्रेंड्स इंडेक्स की, जो कि बताता है कि हमें ग्लोबल वेटलैंड लॉस देखने को मिल रहा है -0.78% पर ईयर के हिसाब से, मतलब 0.78% वेटलैंड लॉस हमको हर साल देखने को मिल रहा है। जबकि जो नेचुरल वेजिटेशन लॉस हो रहा है उससे ये 3 गुना है। नेचुरली आप जो पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से ये ख़त्म हो रहे हैं। सेकेंड नंबर में आ जाता है बायोडाइवर्सिटी लॉस। यदि हमारे वेटलैंड नहीं रहेंगे तो यहाँ के जो जीव जंतु हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे। 81% जो इनलैंड वेटलैंड स्पीसीज़ हैं, ठीक है, किसकी, इनलैंड वेटलैंड स्पीसीज़ का 81% एंड 36% ऑफ कोस्टल या फिर मैरीन स्पीसीज़। इतना संख्या में हमको डिक्लाइन देखने को मिला है 1970 के दशक से यदि हम देखते हैं तो। द एक्सटिंक्शन रिस्क फॉर वेटलैंड डिपेंडेंट स्पीसीज इज इंक्रीजिंग वर्ल्ड वाइड। ये केवल भारत अकेले की बात नहीं है, पूरी दुनिया में ये लॉस हमको देखने को मिल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं
ऐसे कौन कौन से खतरे हैं जिनको आपको रोकना पड़ेगा? पहले नंबर में शहरीकरण जो तेज़ी के साथ में बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, कंपनियां लगाई जा रही हैं, सड़क, रेल, पुल, बांध, दुनिया भर की चीज़ों का जो डेवलपमेंट हो रहा है, खदानें हैं, इन सब चीज़ों को रोकने की ज़रूरत है। एक्सपांसन ऑफ सिटीज़ लीड टू वेटलैंड इंक्रोचमेंट ऑफ हाउसिंग, रोड एंड इंडस्ट्रीज़। इस प्रकार से सिटी एक्सपांड कर रही हैं और वेटलैंड के ऊपर अतिक्रमण लोग कर रहे हैं। यहाँ घर बनाए जा रहे हैं, रोड बन रही हैं, इंडस्ट्री खड़ी हो रही है। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, मुंबई में 71% लॉस्ट हमको देखने को मिला है इसके वेटलैंड्स को 1970 से 2014 के बीच में। चेन्नई में 85% लॉस्ट हमको देखने को मिला है वेटलैंड्स को। ये स्टडी है WWF की तरफ से। एग्रीकल्चर एक्सपांसन हो रहा है, वेटलैंड आर ड्रेन फॉर फार्मिंग, यहाँ से पानी आप निकाल रहे हैं, ठीक है, और इसका इस्तेमाल कर रहे हैं खेती के लिए, या फिर वहीं पर आपने खेत बना लिए, खेती चालू कर दी है। इससे यहाँ जो नेचुरल तौर से रहने वाले जीव जंतु हैं उनका आवास स्थल खत्म हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात करें, ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स 36% अब तक सिकुड़ चुका है पिछले 30 साल में, 1991 से 2021 के दौरान। पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है वेटलैंड्स को, जैसे कि यदि हम बात करें, इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक वेस्ट डिस्चार्ज किया जा रहा है और इसी से हमारे जो वेटलैंड है वो दूषित हो रही हैं। इससे यहाँ रहने वाली जो एक्वाटिक लाइफ है एंड वाटर क्वालिटी है वो प्रभावित हो रही है। वहीं यदि हम बात करें केमिकल रन ऑफ फ्रॉम एग्रीकल्चर का, यूट्रोफिशियन मतलब एक्सेस न्यूट्रिएंट लीड टू ऑक्सीजन डिप्लेशन। बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन भी यदि आप दे रहे हैं, एक्स्ट्रा खाद डाल दे रहे हैं, वो बह कर के झीलों में, वेटलैंड में जा रही है और इससे ऑक्सीजन का कमी हो जाता है। क्लाइमेट चेंज भी एक रीज़न है जिसके चलते चलते वेटलैंड्स हमारे लॉस हो रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है एंड रेनफॉल का जो पैटर्न है ये इम्पैक्ट करता है वेटलैंड के हाइड्रोलॉजी को, क्योंकि इसका काम है पानी को अपने में सोखना। सोखने के बाद जब गर्मी पड़ती है तो ये अपने अंदर से पानी को निकालता है। एग्जाम्पल के तौर पर पीटलैंड एंड मैंग्रोव्स की बात करें, ये क्रूशियल माने जाते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की। ये डिसअपियर हो रहे हैं सी लेवल राइज होने के चलते चलते, क्योंकि समुद्र में ही जब ये पेड़ पौधे समा जाएंगे तो ये सब खत्म हो जाएंगे। और समुद्र का लेवल कैसे बढ़ रहा है? टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ ही। अब हम बात करते हैं भारत की तरफ से कौन कौन से कंजर्वेशन की एफर्ट्स लगाए गए हैं अभी तक। इंडिया ने सबसे पहले तो रामसर कन्वेंशन 1971 में साइन किया है, जो कि एक इंटरनेशनल संधि है वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए। रामसर साइट बनाई गई हैं हमारे देश में ताकि टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके, वेटलैंड को हम संरक्षित कर सकें। 2023 तक के डेटा के हिसाब से देखा जाए, भारत में 75 रामसर साइट्स हैं, मतलब 1.33 मिलियन हेक्टेयर एरिया को ये कवर करती हैं। कंट्री का जो टोटल वेटलैंड एरिया है उसका मात्र 8% एरिया को ही हम कवर कर पाए हैं। ये जो वेटलैंड है अलग अलग जगह में पाए गए हैं, जैसे कि हिमालयन लेक है से लेकर के कोस्टल एस्चुरीज तक ये शामिल है। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ प्रयास किए गए हैं, जैसे कि नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम, शॉर्टकट में NPCA बोला जाता है। ये फोकस करता है वेटलैंड को रिस्टोर करने के लिए, सस्टेनेबल मैनेजमेंट करने के लिए। सेकेंड नंबर का जो प्रयास किया गया था 2017 में, वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2017, ये बोलता है कि यहाँ पर आप कोई एक्टिविटी नहीं कर पाएंगी वेटलैंड इकोसिस्टम को जिससे नुकसान पहुँचे। इसके अलावा स्टेट वेटलैंड अथॉरिटीज़ भी बनाई गई हैं ताकि इम्प्लीमेंट किया जा सके कंजर्वेशन पॉलिसीज़ को स्टेट लेवल पर। एंड कुछ ग्लोबल स्ट्रेटजी भी हैं वेटलैंड के कंजर्वेशन को लेकर के, जैसे कि 14वें नंबर का जो रामसर कॉप सम्मेलन हुआ था 2022 में, इसका आयोजन किया गया था वुहान चाइना में, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। एंड जोर दिया जाता है कि कैसे करके हम इंटीग्रेट कर सकते हैं वेटलैंड कंजर्वेशन को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ में एंड ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के साथ में। साथ ही साथ फोकस किया जाता है कैसे करके हम वेटलैंड कंजर्वेशन को लिंक करेंगे क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एफर्ट्स के साथ में। तीसरे नंबर में प्रयास किया गया कैसे करके इनकरेज किया जा सकता है गवर्नमेंट को कि आप इम्प्लीमेंट करिए नेचर बेस्ड सॉल्यूशन वाटर मैनेजमेंट को लेकर के। अब हम चर्चा करते हैं लेसन फ्रॉम ग्लोबल कंजर्वेशन मॉडल। ग्लोबल कंजर्वेशन मॉडल अपनाए गए हैं, उनसे भारत क्या सीख ले सकता है। जैसे कि यूरोपीय यूनियन की बात करें, यहाँ पर वेटलैंड प्रोटेक्शन को लेकर के काफ़ी सख्त कदम उठाए गए हैं। यूनाइटेड स्टेट ने क्या काम किया है, वेटलैंड मिटिगेशन बैंकिंग बना के रखा, मतलब डेवलपर्स ऑफसेट वेटलैंड डिस्ट्रक्शन बाय रिस्टोरिंग वेटलैंड इल्सवेयर। यहाँ पर बोला जा रहा है यदि आप वेटलैंड को डिस्ट्रक्ट करेंगे तो आपको रिस्टोर करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। चाइना ने क्या करके रखा है, लार्ज स्केल वेटलैंड रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट चलाए हैं।
वहीं यदि हम वे फॉरवर्ड की बात कर लेते हैं, इकोसिस्टम बेस्ड अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है। इसमें हमें क्या करना चाहिए, हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा वेटलैंड मैनेजमेंट को अर्बन प्लानिंग के हिसाब से। मतलब हमें रिस्टोर करना है अर्बन वेटलैंड को ताकि हम मैनेज कर सकें फ्लड एंड पॉल्यूशन को। सेकंड में हम कर सकते हैं लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क। हमें वेटलैंड प्रोटेक्शन के जो लॉ हैं उनको और भी ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करने की ज़रूरत है। इंक्रीज़ करना पड़ेगा रामसर साइट कवरेज को, 8% से आपको ज़्यादा बढ़ावा देने की ज़रूरत है। इसके अलावा डाटा इंप्रूवमेंट, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। इसके लिए हम जीआई सिस्टम, रिमोट सेंसिंग ला सकते हैं वेटलैंड मैपिंग एंड ट्रैकिंग चेंजेस के लिए। कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लोगों में अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए लोकल कम्युनिटी के साथ में हमको मिलकर काम करना पड़ेगा ताकि वेटलैंड कंजर्वेशन किया जा सके इको टूरिज्म एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड के माध्यम से। 5वें नंबर में हम प्रयास कर सकते हैं इन्हेंस करना है रिसर्च एंड इनोवेशन को। इसके लिए हमें प्रमोट करने की ज़रूरत है वेटलैंड फ्रेंडली एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को। इन्वेस्ट करना है एआई एंड बायोटेक्नोलॉजी को ताकि इम्प्रूव कर सकें हम वेटलैंड हेल्थ मॉनिटरिंग को। कंक्लूजन में हम ये बोल सकते हैं कि वेटलैंड हमारी बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट रेजिलेंस के लिए, ह्यूमन वेलबींग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर भी देखा जाए उनका जो कंजर्वेशन है वो एक हमारे लिए चैलेंजेस बन करके सामने आया है। इसके लिए हमें मल्टी डायमेंशनल अप्रोच लाने की ज़रूरत है। इंडिया एक रैपिड अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एग्रीकल्चर एक्सपांसन हमको देखने को मिल रहा है, जिसके चलते चलते वेटलैंड लॉस हो रहा है। और यही सब चीज़ें हैं जिसके चलते चलते कंजर्वेशन एफर्ट्स हमारे क्रूशियल हो जाते हैं, महत्वपूर्ण हो जाते हैं। नेक्स्ट वाला जो एडिटोरियल यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, ये एआई बेस्ड सर्विलांस, इसके अलावा एआई बायस जैसी समस्याओं से जुड़ा हुआ है। इस आर्टिकल में हम समझेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ हो रहा है, किस प्रकार से इसका मिसयूज़ हो सकता है, साथ ही साथ में इसको हम कैसे करके कम कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग तेज़ी के साथ में बढ़ रहा है, लेकिन हम चीन जैसी कंट्रीज से पिछड़ रहे हैं। आखिर हम इसको कैसे करके रेगुलेट करेंगे। दूसरी बात यह है, फॉरेन कंट्रीज़ से हम क्या सीख ले सकते हैं, इस चीज़ की भी यहाँ पर हमें चर्चा करने की ज़रूरत है ताकि भारत में बेटर तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने वाली कंपनियाँ आगे बढ़ सकें। ऐसा ना हो कि वो दूसरे देश चले जाएं जहाँ पर बेटर एनवायरनमेंट उनको मिल रहा है काम करने के लिए। यहाँ पर दो चीज़ें ज़्यादातर प्रयोग में आ रही हैं, इसलिए इनके बारे में हमें डीपली से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहले तो एआई को आप समझ लीजिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। आपके मोबाइल को, कंप्यूटर को, लैपटॉप को, किसी भी मशीन को इंसान की तरह सोचने समझने योग्य बना देना। एग्जाम्पल के तौर पर जब यूट्यूब में आप पार्टिकुलरली कोई चीज़ सर्च करते हैं तो यूट्यूब उस चीज़ को समझ लेता है, आपके पैटर्न को, सर्चिंग पैटर्न को समझ लेता है, आपके डेटा का इस्तेमाल करके फिर और भी ज़्यादा उसी प्रकार की चीज़ें वो दिखाना चालू कर देता है। इससे क्या फ़ायदा हो रहा है उसको, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज करके रखना चाहता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा उसको फ़ायदा होगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप यूट्यूब को देखेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा उसको फ़ायदा होगा, क्योंकि यूट्यूब को फ़ायदा होता है अपने में ऐड दिखा करके। जितना ऐड वो दिखाएगा उतनी उसकी कमाई होगी। इस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से यूट्यूब कमाई कर रहा है। अब हम समझते हैं यहाँ पर एआई बेस्ड सर्विलांस आखिर होता क्या है। एआई बेस्ड सर्विलांस के माध्यम से आप किसी की ट्रैकिंग कर सकते हैं। ये चीज़ गलत भी हो सकती है, मतलब आप गलत उद्देश्य से भी किसी की ट्रैकिंग कर सकते हैं। हर चीज़ की मॉनिटरिंग यदि आप करने लग जाएंगे तो ये उसकी निजता का हनन हो जाता है। एआई बेस्ड सर्विलांस का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके सर्विलांस सिस्टम बना लेना, जो कि कैमरे, सेंसर, डेटा एनालिटिकल और मशीन लर्निंग का यूज़ करके लोगों की एक्टिविटी पर नज़र रखती है। जैसे कि फेशियल रिकॉग्निशन काम करता है। फेशियल रिकॉग्निशन कैमरे लगाए जाते हैं जो कि चेहरा को पहचानने का काम करते हैं। चीन में सोशल क्रेडिट सिस्टम के तहत नागरिकों की हर गतिविधि पर नज़र रखी जाती है। अगर कोई व्यक्ति गलत व्यवहार करेगा तो उसका सोशल स्कोर कम कर देते हैं, मतलब ट्रेन का टिकट, बैंक का लोन लेने में उसको दिक्कत जाती है। फिर भारत में कई शहरों में सीसीटीवी और एआई फेशियल रिकॉग्निशन का यूज़ अपराधियों की पहचान करने के लिए किया जा रहा है। इसके बाद स्मार्ट पुलिसिंग की व्यवस्था अमेरिका जैसे कंट्रीज़ में हमको देखने को मिली है, जहां एआई क्राइम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्राइम पैटर्न को देख करके ये बता देता है कि किस क्षेत्र में अपराध होने की संभावना ज़्यादा है। फिर तीसरे नंबर में वर्क प्लेस मॉनिटरिंग। कई सारी कंपनियां एआई इनेबल्ड एम्प्लॉय मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करती हैं, जो कर्मचारियों के ईमेल, कीबोर्ड एक्टिविटी, कैमरा फीड को ट्रैक करता है। अमेजन जैसे बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में एआई कैमरे और सेंसर कर्मचारियों की गति और ब्रेक टाइम को तक मॉनिटर करने का काम करते हैं, कितने आलसी हैं, कितने सुपरफास्ट हैं।
दिक्कत यहाँ पर ये हो जाती है कि हर जगह आप ये चीज़ करते हैं तो प्राइवेसी वायलेशन होता है। इसके अलावा रॉन्गफुल अरेस्ट भी हो सकते हैं। जैसे आप एआई को गलत तरीके से ट्रेंड करोगे या फिर एआई से गलती भी हो सकता है, इससे निर्दोष व्यक्ति को सजा हो सकती है। अब हम बात करते हैं एल्गोरिदमिक बायस। जैसे कि यूट्यूब में जो चीज़ें आप देख रहे हैं वही चीज़ यूट्यूब बार बार दिखाने लग जा रहा है, ये चीज़ एल्गोरिदम के माध्यम से हो पा रही है। एल्गोरिदम बायस तब होता है जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम कुछ विशेष समूहों जैसे जेंडर, रेस, रीजन के खिलाफ डिस्क्रिमिनेटरी निर्णय देने लगते हैं। ये आमतौर पर तब होता है जब एआई को निष्पक्ष तरीके से आप ट्रेनिंग नहीं देंगे। आपने रोबोट को गलत तरीके से ट्रेनिंग दिया है तो वो क्या काम करेगा, गोरे लोगों की पहचान करेगा अच्छे के तौर पर और जो काले लोग हैं उनको बुरे के तौर पर पहचान कर देगा। जैसे किसी ने भर्ती निकाला, अमेजन ने एआई के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम डाल के, पता चला कि वो पुरुषों को ले रहा है, महिलाओं को ले ही नहीं रहा है। इसमें महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। मतलब उसने एआई को ऐसे ट्रेन किया था ना कि उसको पुरुष लोग ही ज़्यादा मिले। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात करें फेशियल रिकॉग्निशन कैसे करके पक्षपात कर सकता है। एमआईटी की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कुछ एआई फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम में गहरे रंग की त्वचा वाले लोग, मतलब काले लोगों की पहचान में ज़्यादा त्रुटि हो रही है, उनका चेहरा ही गड़बड़ हो जा रहा है। एक अध्ययन में पाया गया कि अमेरिकी गोरे लोगों की तुलना में काले लोगों की पहचान अधिक गलत तरीके से कर रहा है। अब नौकरी में भेदभाव, जैसे कि मैं अमेजन में बताया था, अमेजन ने एक एआई हायरिंग सिस्टम बनाया था, लेकिन उसने महिलाओं की तुलना में पुरुषों को ज़्यादा प्राथमिकता दिया, क्योंकि आपने उसको जो ट्रेनिंग डेटा दिए थे ना वो ज़्यादातर पुरुष उम्मीदवारों का था। इस कारण से अमेजन को उस एआई हायरिंग सिस्टम को बंद करना पड़ गया। तीसरे नंबर में हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ बैंकिंग एंड लोन्स में कैसे होता है। कई सारे एआई पावर्ड लोन अप्रूवल सिस्टम हमको देखने को मिले हैं। वे हाई इनकम वाले लोगों को ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं, उनको लोन दे रहे हैं, और जिस एरिया में गरीब लोग ज़्यादा हैं उनको लोन वो नहीं बांट रहे हैं। अमेरिका में एप्पल क्रेडिट कार्ड को लेकर के विवाद हुआ था क्योंकि उसमें महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम क्रेडिट लिमिट दी जा रही थी। इस प्रकार से ये सब चीज़ों का मिसयूज़ होता है। अब हम सीधे चलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ से, सीधे इसको रेगुलेट करने की तरफ में। ठीक है, सबसे पहले भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपटीशन में आगे बढ़ रहा है तो क्या क्या चुनौती उसको झेलना पड़ जाएगा। सबसे पहले शुरुआत हम करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ में। बेंगलुरु, जिसको भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है, वहाँ के सॉफ्टवेयर डेवलपर्स आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट के लिए चीनी कंपनियों से कंपटीशन कर रहे हैं, चाइनीज़ राइवल। हालांकि भारत के पास एक स्किल्ड वर्कफोर्स है, लेकिन बहुत सारी भारतीय कंपनियां कई मामलों में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बराबरी नहीं कर पा रही हैं। इससे बड़ा जो सौदा है हमारे हाथ से बाहर निकल जा रहा है। ये प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर डेवलपर्स तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भारत की पूरी एआई इंडस्ट्री के लिए एक महत्वपूर्ण क्रॉस रोड है, महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े होना जैसा है। भारत को सिलिकॉन वैली से प्रतिस्पर्धा करनी है, वहीं चाइना और साउथ ईस्ट एशिया भी उसे पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर भारत को एआई रेस में आगे आना है तो उसको ये समझना है कि लोकल वर्सेस फॉरेन एआई प्लेटफार्म की बहस से अधिक महत्वपूर्ण है कि मार्केट रेगुलेशन कहीं भारत की गति को स्लो ना कर दें। भारत के सामने कुछ की चैलेंजेस हैं एआई ग्रोथ को लेकर के, जैसे कि एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस एंड एआई। भारत की एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करेगी कि वो अपने इंडस्ट्री में प्रोडक्टिविटी इन्हेंसिंग टेक्नोलॉजी को कितनी तेज़ी से लागू करता है। भारतीय आईटी सर्विसेज और कंसल्टेंसीज को एआई इंटीग्रेशन के बिना ग्लोबल मार्केट में अपनी पोजीशन बनाए रखना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। हालांकि एआई के कारण रूटीन जॉब्स की भारी क्षति होगी, एल्गोरिथमिक बायस होगा, ह्यूमन इम्पर्सोनेशन मतलब मनुष्यों की नकल जैसी चिंताएं बनी हुई हैं, क्योंकि कई बार आप देखे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके डीप फेक का यूज़ करके किसी की बॉडी में किसी का चेहरा लगा दे रहे हैं, या फिर नकली आवाज़ करके कुछ भी बोल दे रहे हैं। यदि नेता लोग गलत सलत बोल देंगे तो उसका वोट प्रभावित हो जाएगा। डीप फेक जैसी तकनीकों के कारण मिस इन्फॉर्मेशन तेज़ी से फैल रही है, जिससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी प्रभावित होती है। तीसरे नंबर में आ जाता है एआई रेगुलेशन एंड कॉम्पिटिटिवनेस। भारत में डिजिटल प्लेटफार्म इंफॉर्मेशन डिसिमिनेशन का मुख्य साधन बन गया। फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इनके माध्यम से लोग यहाँ वहाँ की जानकारी प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ मिस इन्फॉर्मेशन और इंटरमीडियरी लायबिलिटी जैसे मुद्दे भी प्रमुख हो गए। मतलब फेसबुक में यदि मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है तो उसको फेसबुक ही रोकेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है।
भारतीय स्टार्टअप्स का मानना है कि फॉरेन टेक जायंट्स अक्सर मार्केट रूल्स तय करते हैं, जिससे लोकल स्टार्टअप के लिए और भी ज़्यादा कंपटीशन तेज हो जाता है। हाल ही में भारतीय ऐप डेवलपर ने गूगल के खिलाफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में शिकायत दर्ज करी थी। बड़ी बड़ी कंपनी छोटी छोटी कंपनियों को चींटी समझ के खा जाती हैं। हालांकि खाली आप रेगुलेट करें, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर डालें, इससे बड़ी कंपनी को आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। एआई रेगुलेशन बहुत ज़्यादा आप कठोर नहीं कर सकते हैं, नहीं तो टेक्नोलॉजी एडाप्टेशन स्लो हो जाएगा, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस प्रभावित होगा। कंपटीशन फ्रॉम अदर नेशन, दूसरे देशों से आपको कंपटीशन करने की ज़रूरत है। भारत ने पहले ही अपने एआई वैल्यू चेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा लोकल रूप से डेवलप किया है, लेकिन यदि भारत एआई कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ा देता है तो वो चाइना और यूएसए जैसे देशों से पीछे रह जाएगा, जिन्होंने अभी तक एआई को पूरी तरह से अनरेगुलेटेड रखा है। वैश्विक एआई प्रतिस्पर्धा में भारत की क्या स्थिति है, इंडिया की क्या पोजीशन है ग्लोबल एआई रेस में। भारत का पहला आईटी पावर हाउस होना भारत का आईटी पावर हाउस होना एक बड़ा फायदेमंद वाली बात है, लेकिन एआई गवर्नेंस को लेकर के वर्ल्ड लेवल पर अलग अलग रणनीति अपनाई जा रही है। जैसे कि यूरोपियन यूनियन ने एआई रेगुलेशन को काफ़ी स्ट्रिक्ट रखा है ताकि एआई बेस्ड सर्विलांस और एल्गोरिदमिक बायस जैसी समस्याओं से निपटा जा सके। यूनाइटेड स्टेट ने हैंड्स ऑफ अप्रोच अपनाया, मतलब इनोवेशन को प्राथमिकता दी है और कम से कम नियम बनाए हैं। अब भारत को अमेरिका और यूरोपीय यूनियन से सीखना है, दोनों का मिक्सर हमको तैयार करना पड़ेगा। एआई रेगुलेशन का ईयू मॉडल अलग टाइप से क्यों हमको दिखता है? ईयू के पास सुप्रेंशनल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, मतलब जो एआई बेस्ड सर्विलांस और एल्गोरिथम बायसेस से नागरिकों को बचा सके। यदि ऐसा कुछ हो रहा है तो उसके पास में क्या सिस्टम मौजूद है? ईयू के पास में कुछ भी नहीं, लेकिन भारत के पास में एक कम्प्रहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क है, जैसे कि एंटी ट्रस्ट लॉ है, कॉर्पोरेट लायबिलिटी है, फ्री स्पीच है, पब्लिक ऑर्डर है। ये सारे कानून हैं जो कि प्रोटेक्ट जरूर कर लेते हैं इंडियंस को। इसलिए भारत को एआई स्पेसिफिक रेगुलेशन की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बल्कि मौजूदा कानूनों को हमें सख्त करना जरूरी है। भारत के लिए वे फॉरवर्ड की हम बात करते हैं तो एआई रेगुलेशन वर्सेस मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस। यदि आप रेगुलेट भी कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कठोरता नहीं ला सकते हैं। इससे भारतीय कंपनियों के लिए वैश्विक बाजार में कंपटीशन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एआई रेगुलेशन यदि बहुत ज़्यादा जटिल होते हैं तो आईटी कंपनियां भारत से बाहर जाके एआई फ्रेंडली नेशंस में अपना सॉफ्टवेयर रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर बना लेंगी। भारत को अपनी नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए एआर गवर्नेंस फ्रेमवर्क को बेटर करने की ज़रूरत है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ओपन सोर्स मॉडल हमें अपनाना है, हमें एम्ब्रेस करना है ओपन सोर्स एआई मॉडल को। भारतीय सरकार एआई रेगुलेशन को बैलेंस बनाते हुए ओपन सोर्स एआई मॉडल को बढ़ावा दे सकती है। इसके अलावा इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के माध्यम से कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, एनर्जी सिक्योरिटी, स्टैंडर्डाइजेशन पर हम काम कर सकते हैं। एआई नीति में क्लियरिटी होना चाहिए। ईयू और यूएस से आप सबक लीजिए। भारत को एआई के नियम बनाने की बजाय मौजूदा कानूनों को ही आप बेटर करिए। मल्टीपल एजेंसीज के अलग अलग नियमों के कारण एआई पॉलिसी लैंडस्केप और भी ज़्यादा कूड़ा कचरा जैसा हो जाता है, उसको हमें बेटर करने की ज़रूरत है। इसके अलावा एआई के विकास और उसके प्रभावों को देखते हुए भारत को एक स्पष्ट और मजबूत नीति बनाने की ज़रूरत है। कंक्लूजन की यदि हम बात करें तो भारत के सामने चुनौती ये नहीं है कि कंपनियां लोकल एआई प्लेटफार्म को चुनती हैं या फॉरेन एआई प्लेटफार्म को, बल्कि असली चुनौती ये है कि एआई एडॉप्टेशन को कैसे करके बढ़ावा देंगे। भारत को अपनी आईटी इंडस्ट्री को मजबूत रखने के लिए एआई फ्रेंडली पॉलिसी लाना पड़ेगा। ओवर रेगुलेशन नहीं होना चाहिए, इससे इनोवेशन प्रभावित होगा। ओपन सोर्स मॉडल को आप बढ़ावा दीजिए, जिससे भारतीय कंपनी ज़्यादा कंपटीशन वाली बन सके। एआई रेगुलेशन और इनोवेशन के बीच में बैलेंस स्थापित करना है ताकि अमेरिका और चीन को भारत टक्कर दे सके। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए दोस्तों, एक न्यूज़ आई है जिसमें सीमा सड़क संगठन के जो द्वारा निर्माण किया जा रहा था, सड़क का निर्माण किया जा रहा था, इससे रिलेटेड ये न्यूज़ आई है। हिमस्खलन बहुत ज़्यादा हुआ है। जैसे सड़क बनाने का काम बीआरओ कर रहा था, तो इसमें जो मज़दूर लोग काम में लगाए गए थे वो लोग बुरी तरह से फंस गए हैं। उस समय बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हुई, कंटेनर में ये लोग रात में आराम कर रहे थे। इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी हुई है कि इनका कंटेनर पूरी तरह से बर्फ़ से ढक गया है। अब बेचारे लोग कैसे करके बाहर आएंगे, तो बहुत मुश्किल से इनको बचाया जा रहा है। इसी को लेकर के ये न्यूज़ आई है, इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में।
देखिए हाल फिलहाल में देखा जाए एवेलांसे, जिसको हम हिमस्खलन बोलते हैं, इसकी घटना के बारे में है, जो कि उत्तराखंड के चमोली जिले के माना गांव में सीमा सड़क संगठन BRO की एक निर्माण परियोजना पर स्थल पर हुई है ये घटना शुक्रवार सुबह के करीब 5 बजे हुई, जब BRO के अंतर्गत निर्माण काम कर रहे 22 मजदूरों के बर्फ के नीचे दब जाने की आशंका जताई गई। मतलब रात में ये लोग आराम कर रहे थे, रात भर इतना ज़्यादा बर्फबारी हुआ कि सुबह तक देख रहे हैं कि बर्फ से पूरा ढक चुका है। इंसिडेंट में क्या हुआ, BRO परियोजना स्थल पर टोटल 57 नागरिक मौजूद थे। टोटल कितने मजदूर काम कर रहे थे? 57। चमोली जिले के डिजास्टर रिस्पांस ऑफिसर नंद किशोर जोशी ने बताया था कि मजदूर उस समय कंटेनरों में सो रहे थे जब यह हिमस्खलन हुआ। इस हादसे में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, अर्थ मूवर, ड्राइवर, मशीन ऑपरेटर सब लोग शामिल थे। मतलब ऊपर से बहुत ज़्यादा बर्फ, जैसे पत्थर वत्थर नहीं होता है इकट्ठे स्खलन हो जाता है, उसी प्रकार से बर्फ का स्खलन हुआ है यहाँ पर। इस हादसे में ये सारे लोग शामिल थे, बेचारे सो रहे थे। क्षेत्र में पिछले 48 घंटों से लगातार बर्फबारी हो रही है, जिससे बचाव काम भी बहुत पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन किस प्रकार से चलाया गया, तो देखिए इंडियन आर्मी और इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस की टीमों ने बचाव अभियान चालू कर दिया। आईबैक्स ब्रिगेड की एक विशेष बचाव टीम तैनात करी गई, जिसमें 7 अधिकारी, 17 जूनियर कमीशन्ड अधिकारी और 150 अन्य सैनिक पर्सनल इसमें शामिल थे। ये ब्रिगेड हिमालयी क्षेत्रों में विशेष रूप से बचाव अभियानों के लिए, कहना चाहिए स्पेशली तौर से ट्रेंड किया गया है। सुबह 8 बजे बचाव कार्य चालू किया गया। इसमें मेडिकल टीम थी, इंजीनियरिंग उपकरण भी इसमें शामिल किए गए थे। तो 10 लोगों को तो बचा लिए हैं, अभी इनका इलाज चल रहा है। 22 लोग सुरक्षित पाए गए हैं, जबकि 2 मजदूर छुट्टी पर थे। बचाए गए घायलों को माना स्थित आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों ने गंभीर रूप से घायल मजदूरों के सिर और शरीर के अन्य हिस्सों पर टाँके लगाए, मतलब इनको घाव हुआ है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में भी हमको चैलेंजेस जाता है। मौसम ख़राब चल रहा है, राहत कार्य को यहाँ पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। UPSC के हिसाब से देखा जाए, BRO से संबंधित जो समसामयिक घटनाएं हो रही हैं, नई नई परियोजनाएं जो आ रही हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती। BRO के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी यदि हम देखें कि कब इसकी स्थापना हुई थी, क्यों इसकी स्थापना करी गई। सीमा सड़क संगठन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय सशस्त्र बलों के लिए रणनीतिक सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण और रखरखाव का काम करता है। ये संगठन मुख्य रूप से भारत की सीमा पर दुर्गम क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क डेवलप करने के लिए जाना जाता है। BRO के कंस्ट्रक्शन की परिचय की यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 7 मई 1960 को। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। वहीं यदि हम बात करें इसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी की, तो वो रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अंडर आ जाता है। इसके निदेशक जनरल कौन होते हैं? आमतौर पर भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल इस पोस्ट पर नियुक्त होते हैं। ये किसके अंडर में काम करती है? तो रक्षा मंत्रालय के अंडर में ये काम करती है। इसका उद्देश्य है स्ट्रेटजिक और नागरिक उद्देश्यों के लिए सड़क, पुल, सुरंग और बहुत सारी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाएगा और उसका रखरखाव करेगा। बात कर लें यदि हम भारत चीन, भारत पाकिस्तान, भारत म्यांमार सीमा पर सैनिकों और हथियारों की आवाजाही यदि हमें करना है तो हमें पुल, सड़क ये सब बनाना पड़ेगा। ऊंची जगह में लॉजिस्टिक सप्लाई करना रहता है हमको, इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी कि भाई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि आर्मी की तरफ से, इंडियन आर्मी की तरफ से काम हो इसमें। इसके अलावा रक्षा तैयारियों को हम बढ़ावा देते हैं। भारत चीन सीमा पर तनाव को देखते हुए BRO का काम महत्वपूर्ण हो जाता है। आपात स्थिति में सैनिकों और उपकरणों को तेजी से तैनात करने में BRO हमारी मदद कर रहा है। BRO की तरफ से बहुत सारी महत्वपूर्ण परियोजनाएं चलाई गई हैं, जैसे कि मनाली लेह हाईवे, ये दुनिया की सबसे ऊंची सड़कों में से एक मानी जाती है। इसके बाद जोजिला पास टनल बनाई गई है, ये एशिया की सबसे लंबी दोहरी सुरंग मानी जाती है। इस प्रकार के महत्वपूर्ण काम किए गए हैं BRO की तरफ से। धारचूला लिपुलेख रोड कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए महत्वपूर्ण सड़क है। इसके अलावा सिला पथार
बोगीबील रोड, अरुणाचल प्रदेश की ये बात है। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क मानी जाती है। बहुत सारे पुल और सुरंग भी इसकी तरफ से बनाए गए हैं, जैसे कि अटल टनल है। ये दुनिया की सबसे ऊंची सुरंगों में से एक है। मनाली से लेह तक की दूरी को 46 किलोमीटर कम कर दिया इसने। इसके अलावा भूपेन हजारिका सेतु बनाया गया है, 9.15 किलोमीटर लंबा। ये भारत का सबसे लंबा पुल असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। इसके अलावा पेंगोंग त्सो ब्रिज बनाया गया है। भारत चीन सीमा के पास लद्दाख में निर्मित एक महत्वपूर्ण पुल है, जो कि इसी के द्वारा निर्मित किया गया है। इस आर्टिकल में दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं रियल जीडीपी से रिलेटेड। सबसे पहले तो हमें जीडीपी को समझना होगा। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब एक साल के भीतर में हमारे देश में कितनी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, उन सब की को पैसे की वैल्यू में यदि हम जोड़ दें तो वो भारत की जीडीपी निकल जाती है। इसमें से एक होती है रियल जीडीपी। रियल जीडीपी का मतलब ये है आपने इन्फ्लेशन को माइनस कर दिया है। इसमें ध्यान ये रखा जाता है हम जो बेस प्राइस ले रहे हैं, तुलना जो कर रहे हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात करें, हमारे यहाँ पर 2 चीज़ों का उत्पादन हो रहा है, मात्र 2 चीज़ों से हम जीडीपी की कैलकुलेशन कर रहे हैं इंडिया की। गेहूं और चावल 2 चीज़ हैं, इससे हमारे देश की जीडीपी हम निकाल रहे हैं। हम आधार वर्ष ले लेते हैं 2020 का, कि 2020 में कितना उत्पादन हुआ गेहूं और चावल का, उस समय में क्या रेट चल रहा था। एग्जाम्पल के तौर पर गेहूं यदि 100 किलो हुआ, गेहूं की कीमत 50 रुपये प्रति किलो चल रही थी, तो हम दोनों को गुणा कर देंगे तो टोटल मात्रा निकल जाएगी गेहूं की, कि गेहूं का जो टोटल उत्पादन हुआ उसकी वैल्यू इतनी है। इसी प्रकार से चावल यदि 200 किलो हुआ भारत में, 40 किलो का रेट चल रहा था उस समय में, तो दोनों को गुणा कर देंगे, इससे चावल की कुल वैल्यू निकल जाएगी। अब क्या काम करेंगे, दोनों को हम जोड़ देते हैं, इससे पूरे देश की जीडीपी हमने निकाल लिए हैं। ठीक है, 2020 हम 20 वर्ष लिए हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पर 10,000 रुपये जीडीपी आई है। अब 2024 में प्रोडक्शन बिल्कुल वही रहा, 100 किलो ही गेहूं हो रही है, चावल भी 200 किलो हो रहा है, लेकिन रेट बढ़ गया है, 50 की जगह 70 हो गई है गेहूं के रेट, चावल का रेट भी 50 की जगह 60 हो गया है। ऐसे में हमारी जो जीडीपी है वो बढ़ी हुई आएगी 2024 में, जैसे कि पहले आई थी 10,000, इस बार आ गई 20,000। ये जो 20,000 हम निकाले हैं महंगाई के साथ में, इसको हम नॉमिनल जीडीपी बोलेंगे। लेकिन यदि हम इसको महंगाई को माइनस कर दें, ठीक है, लेकिन जो रियल जीडीपी निकलेगी वो 13,000 ही निकलेगी, क्योंकि उत्पादन नहीं बढ़ा है, खाली महंगाई बस बढ़ी है। तो हम खाली केवल पहले का जो प्रोडक्शन है उसी के हिसाब से इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसमें महंगाई को नहीं जोड़ा जाता है। तो असली जीडीपी वही है जो 2020 में थी। इसका मतलब ये है वास्तव में अर्थव्यवस्था में कोई वृद्धि नहीं हुई है।